कुरुक्षेत्र के युद्ध का 15वां दिन चल रहा था और गुरु द्रोणाचार्य सामान्य पांडव सैनिकों पर भी दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। उससे पहले 14वें दिन अभिमन्यु की हत्या छल और धोखे से की जा चुकी थी। आज गुरु द्रोणाचार्य को रोकना परम आवश्यक था, क्योंकि यदि वह आधे दिन भी रुक जाते तो पूरी पांडव सेना का सफाया कर देते, परंतु उनको रोकना अत्यंत कठिन था और लगभग असंभव था, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जब तक हाथों में शस्त्र लिए हैं उनको मार पाना असंभव था। गुरु द्रोणाचार्य का एक पुत्र था जिसका नाम था अश्वत्थामा। वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, जैसे कि धृतराष्ट्र दुर्योधन से करता था। और कौरवों की सेना में एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा। भीम ने उस हाथी को मार दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य का हृदय बैठ गया, वह दुखी हो गए, परंतु उन्हें भीम की बातों पर विश्वास नहीं था। उन्हें लगता था कि भीम असत्य भी बोल सकते हैं, इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर से जाके पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर ने कहा, हाँ अश्वत्थामा मारा गया। इतना ही कहा युधिष्ठिर ने कि जोर जोर से ढोल और नगाड़े बज उठे, कि उसके बाद युधिष्ठिर ने यह भी बोला कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी आपका पुत्र नहीं। लेकिन तब तक ढोल और नगाड़े बज चुके थे। द्रोणाचार्य मात्र इतना ही सुन पाए थे कि अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने अपने शस्त्र डाल दिए और वह रथ पर बैठ गए। इस अवसर का लाभ उठा के धृष्टद्युम्न, जो पांडवों की सेना का सेनापति था, उसने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। तो यह क्या था? यह एक था कम्युनिकेशन कि संचार की कम्युनिकेशन के माध्यम से, कि जिस महान योद्धा को कोई मार नहीं पा रहा था, मार नहीं सकता था, उसको संचार के माध्यम से मार दिया गया। तो यह है संचार की महिमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की, संचार की। कम्युनिकेशन क्या है? संचार क्या है? संचार एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। संचार एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। यह किसी भी माध्यम से हो सकता है, किसी भी भाषा के द्वारा, किसी भी चित्र के द्वारा, संगीत के द्वारा, ध्वनि के द्वारा, किसी भी माध्यम से हो सकता है। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी सीमितता नहीं है कि संचार यही करेगा। किसी चीज़ का अस्तित्व भी संचार का माध्यम हो सकता है। जैसे आप किसी शहर में घूमने गए, वहाँ आपने देखा कि सुपर मॉल्स है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ने आपको आके यह नहीं बोला कि यह शहर बहुत विकसित है, लेकिन आप समझ गए उन बिल्डिंग्स के द्वारा, बिल्डिंग्स ने संचार किया और आप समझ गए कि यह शहर बहुत विकसित शहर है। उसी तरह यदि आप बनारस घूमने जाते हैं तो आपको कदम कदम पे मंदिर मिलेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि बनारस मंदिरों का शहर है, आध्यात्मिक शहर है, सांस्कृतिक शहर है। उसी तरह यदि आप केरल जाते हैं तो आपको कदम कदम पे मस्जिद मिलेंगी, चर्च मिलेंगी, तो वहाँ की स्थिति भी आप समझ जाएंगे कि किस तरह से वहाँ पे स्थिति लगातार धीरे धीरे बिगड़ रही है। तो यह जो अस्तित्व है, कोई भी चीज़ है, वह संचार कर सकती है। अब संचार में एक होते हैं सेंडर, एक होता है रिसीवर। जो संदेश को ग्रहण करता है वह रिसीवर होता है। तो संचार का क्या अर्थ निकलेगा, यह निर्भर करता है उसके रिसीवर पर, ग्रहणकर्ता पर। जैसे कि भीम ने भी बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, उसी तरह युधिष्ठिर ने बोला अश्वत्थामा मारा गया। तो बोलने वाले पर भी निर्भर कर रहा है। भीम के बोलने में अंतर है। यदि भीम बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं, श्री कृष्ण भी बोल देते, तब भी द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं होता। परंतु यदि युधिष्ठिर ने बोल दिया तो उनको विश्वास हो गया। एक ही बात बोली जा रही है कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन बोलने वाले का अंतर होने से उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। उसी तरह अश्वत्थामा मारा गया तो सभी पर, इसका कौरवों की सेना पर कुछ न कुछ असर पड़ा, लेकिन सबसे अधिक असर पड़ा गुरु द्रोणाचार्य पे। तो इसी तरह जो भी संदेश होते हैं उनका अर्थ अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से निकालते हैं। संदेश एक ही हो सकता है, लेकिन अर्थ उसका अलग अलग निकालते हैं। जितने लोग होते हैं उसका उतना अर्थ निकलता है।
तो कौन कितना समझेगा, क्या अर्थ निकालेगा, यह निर्भर करता है उसके समझ पे, उसके ज्ञान पे, उसकी संस्कृति पे, उसके अनुभव पे। जैसे कोई विदेशी, सामान्य विदेशी व्यक्ति बनारस आता है तो बड़े बड़े मंदिरों को देखेगा, ज़्यादा समझ नहीं पाएगा, परंतु यदि वह हिंदी भी जानता है तो वह बोर्ड को पढ़ पाएगा कि अच्छा ये लिखा है, और उसको अधिक अच्छे से समझ के जाएगा। और यदि कोई पुरातत्वविद आता है जो पुरातत्व का ज्ञाता है, तो वह मंदिरों को देख के बता देगा यह 1000 साल पुराना मंदिर है, या 200 साल पुराना मंदिर है, 500 साल पुराना मंदिर है। मंदिर वही है, सबने वही मंदिर देखा, लेकिन संचार करने का जो क्षमता है वह किसी की अधिक है, किसी की कम है, अनुभव, ज्ञान और संस्कृति के आधार पे। उदाहरण के लिए एक विदेशी बनारस में BHU में आता है और वह कहता है कि यदि कोई मुझे नीम का पेड़ दिखा देगा तो मैं उसे $100 दूंगा। तो एक प्रोफेसर जो थे उन्होंने बोला कि ये आपके पीछे ही है नीम का पेड़। तो नीम का पेड़ वही था, सब कुछ वही है, सारी विद्या वही है, लेकिन उस विदेशी को इस बात का ज्ञान नहीं था, उसने कभी नीम देखा नहीं था, उसको अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो समझ नहीं पा रहा है। तो उसी तरह सब कुछ, ज्ञान विज्ञान सब कुछ हमारे आसपास, हमारे वातावरण में है, लेकिन अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं, तो लोग समझ नहीं पाते हैं। सब कुछ है, कितने ही ऋषि मुनि भारत में हैं, अभी भी हैं, जो ध्यान करके ही सारी बातों का उनको ज्ञान हो जाता है। उनको बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। विवेकानंद जी थे, स्वामी विवेकानंद, वो पुस्तक को बस पन्ने पलटते थे और उन सारी पुस्तक वो पढ़ लेते थे कि उसमें है क्या। तो वो निर्भर करता है कि आप में कितनी क्षमता है, कितना अनुभव है, कितना ज्ञान है। जैसे कि हम बात करें रामायण की, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो सुषेण वैद्य ने हनुमान जी को भेजा संजीवनी बूटी लेने के लिए। उनको सब कुछ बता के भेजा कि वह ऐसी चमकती है, ऐसे उसके पत्ते हैं, ऐसा तना होगा, आप जाके ले आइए। हनुमान जी वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उनको चमकती हुई दिखती हैं। हनुमान जी पहचान भी गए होंगे कि यही संजीवनी बूटी है, लेकिन किसी के जीवन मरण का प्रश्न था। यदि वह उठा के ले आते और कुछ चीज़ गलत निकल जाती, वह संजीवनी बूटी नहीं होती, तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचते। तो उन्होंने पर्वत ही उठा कर ले आए। अब वो हनुमान जी थे तो पर्वत ही उठा कर ले आए, कोई और होता तो लक्ष्मण जी की जान चली जाती। तो संचार का इतना महत्व है कि किसी के जीवन मरण संचार पर निर्भर करता है। अब आते हैं इसके ओरिजिन पे। ये जो कम्युनिकेशन अंग्रेजी का शब्द है, यह निकला कहाँ से है? तो कम्युनिकेशन शब्द निकला है लैटिन नाउन के कम्युनिस शब्द से, और लैटिन वर्ब है कम्युनिकेयर, जिसका अर्थ होता है टू मेक कॉमन। इसी तरह के मिलते जुलते शब्द हैं जो कम्युनिस्ट से ही निकले हैं, वह है कम्युनिटी, कम्युनलाइज और कम्युनैलिटी, जिसका अर्थ होता है टू मेक कॉमन। टू मेक कॉमन का क्या अर्थ है, क्या मतलब है कि जैसे मुझे कोई चीज़ पता है, मैंने आपको बता दी तो कॉमन हो गई, आपको भी पता चल गया, तो यह संचार हो गया कि जो मुझे पता था आपको भी पता है, तो ये कॉमन हो गया। तो कहीं भी संचार होने के लिए, कम्युनिकेशन होने के लिए कॉमन बातों का होना बहुत आवश्यक है। जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और आपको हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी आती है, तो हम लोग का संचार जो है, कम्युनिकेशन, वो हो नहीं पाएगा। तो समान सेम लैंग्वेज होना चाहिए, सेम भाषा होनी चाहिए, मतलब कॉमन होना चाहिए। सेम कल्चर, कॉमन कल्चर होगा तो संचार अच्छा होगा। जैसे कोई विदेशी व्यक्ति आता है, हम उसके चरण छूने जाएंगे तो उसको समझ नहीं आएगा। हम कुछ और संचार करना चाहते हैं, कुछ और कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि हम आपको सम्मान दे रहे हैं, लेकिन वो उसका गलत अर्थ भी निकाल सकता है, सोचेगा कि क्या है, क्योंकि उसको उस संस्कृति से नहीं आता है, तो है ना। उसी तरह कॉमन एक्सपीरियंस, कॉमन अनुभव भी होना चाहिए। जैसे भारत हमेशा से कहते रहा है कि हम पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से पीड़ित हैं। पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैलाता है, लेकिन अमेरिका इस बात को मानता नहीं था। वह कहता था कि भारत की अपनी समस्या है, भारत अपने को नहीं संभाल पा रहा है। लेकिन 9/11 को ओसामा बिन लादेन 2 एरोप्लेन लेके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुस जाता है, हज़ारों लोग मारे जाते हैं। तब अमेरिका को समझ में आता है कि बाहर से भी प्रायोजित आतंकवाद हो सकता है, क्योंकि अब भारत और अमेरिका के अनुभव एक जैसे थे, कॉमन एक्सपीरियंस। उसी तरह हम देखते हैं कि भारत में आजकल लगभग सभी जगह महिला थाने खुल रहे हैं कि महिलाओं की समस्याओं को महिला समझेगी। तो क्या मतलब, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पुरुष पुलिसकर्मी जो है वह अक्षम में है, वह उनसे कुछ कम है।
लेकिन चूँकि एक कहते भी हैं कि औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है, क्योंकि वो महिला है, जो एक महिला के अनुभव दो महिला के अनुभव सेम होंगे, तो इसीलिए महिला पुलिस थाने खुल रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की जो समस्या है, महिला का जो दर्द है, वो महिला पुलिसकर्मी को बता पाएगी और वो उसको समझ भी सकती है। तो ये कॉमन की बात है। तो उसी तरह अब आते हैं भारतीय वर्जन पे। भारत में जो इसके सबसे करीब शब्द है कम्युनिकेशन का, वह है साधारणीकरण। और अब हम लोग उपयोग करते हैं संचार का भी। संचार का उपयोग होता है, साधारणीकरण का उपयोग कम होता है। साधारणीकरण मतलब है किसी भी चीज़ को साधारण कर देना, सरल कर देना। जितना भी कोई चीज़ सरल होगा वह उतने ही अच्छे से समझ में आएगा। जैसे बच्चा है, बच्चा हंसता है या रोता है तो सब समझते हैं, उसको कोई भाषा बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई बड़े यदि हंसते हैं तो उनकी हंसी में कई अर्थ निकाले जाते हैं, क्योंकि बच्चे की हंसी सरल होती है तो सब समझ जाते हैं उसको। उसी तरह भारत का जो भी ज्ञान विज्ञान है, भारत के विषय में यह समझना होगा कि भारत के विद्वानों ने जो भी ज्ञान विज्ञान जो दिया है, उसमें एक बात ये होती है कि वह समग्रता की बात करते हैं। जैसे अंग्रेज़ों में या पश्चिमी सभ्यता में होता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं, स्पेशलिस्ट होने की बात करते हैं, लेकिन भारत हमेशा समग्र की बात करते हैं। जैसे यदि आप हॉस्पिटल जाते हैं, यदि अंग्रेजी हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको कान में दर्द है तो कान की दवा दे देगा, नाक में दर्द है तो नाक की दवा दे देगा, घुटनों में दर्द है तो घुटने की दवा दे देगा। इस तरह से आप दवा खा के आपका एक ठीक होगा, दूसरा ख़राब होगा और आप दवा के आदी हो जाएंगे। ऐसा भारत में लगातार हो रहा है, सब जगह हो रहा है। लेकिन यदि आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाते हैं जो ज्ञानी है, तो वो आपकी नस नाड़ी देख के ही बता देगा कि आपको भैया पेट में समस्या है, जिसके कारण ही आपके दांत में दर्द है, जिसके कारण ही आपके मस्तिष्क शक्ति कमज़ोर है, जिसके कारण आपकी हड्डियां कमज़ोर है, और उसको पेट को ठीक कर देगा, आप पूरे ठीक हो जाएंगे। तो समग्रता की बात होती है। तो भारतीय संस्कृति में भी जब साधारणीकरण की बात होती है, संचार की बात होती है, समग्रता की बात होती है। साधारणीकरण मतलब सरल। जैसे जल है, जल का क्या फॉर्मूला है? H2O है। तो जल जो है बहुत सरल है, सब तक पहुंच जाता है, जल तेज़ी से आगे बढ़ता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जल सब लोग पी के पचा भी लेते हैं, सबको जल से किसी को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि सरल उसकी जो संरचना है H2O है। लेकिन आप दूध लेंगे तो दूध की क्या संरचना है? C12H22O11। इसीलिए दूध जो है कई लोगों को पचता भी नहीं है। जिसका पेट सही नहीं होगा, लीवर सही नहीं होगा, उसको दूध नहीं पचेगा। उसी तरह जिसका दिमाग उस स्तर का नहीं होगा तो वो जटिल चीज़ों को नहीं समझ पाएगा, सब चीज़ को नहीं समझ पाएगा, तो कहेगा कि ढकोसला है। अब जिसको नहीं समझ में आएगा, जिसको दूध नहीं पच रहा हो, तो दूध को कहेगा दूध गैस बनाता है, सोयाबीन गैस बनाता है, लेकिन वो पचा नहीं पा रहा है, उसका लीवर दूध नहीं गैस बनाता है। तो उसी तरह जो अंग्रेज भारतीय संस्कृति को नहीं समझ पाते थे, वो कहते थे कि अंधविश्वास है, ढकोसला है, क्योंकि उनकी उतनी बुद्धि नहीं थी, उतना कैपेसिटी नहीं था समझने का। तो इसी तरह समझ सरल होगा तो संचार जो है बहुत ही अच्छे से होगा। जैसे अब बात करते हैं संचार की, तो संचार जो है, जैसा हमने कहा, समग्रता की बात करते हैं। यह कम्युनिकेशन केवल मनुष्य के लिए होता है या जानवरों के लिए कम्युनिकेशन होता है, लेकिन जब संचार होता है तो मनुष्य के लिए भी होता है, जीवित वस्तु, जीवित व्यक्ति के लिए भी होता है और निर्जीव के लिए भी होता है। जैसा हम लोग सुनते आते हैं, शरीर में रक्त का संचार होता है, कोई यदि धातु है तो उसमें उष्मा का संचार हो सकता है, विद्युत का संचार हो सकता है, रोग भी संचारी होते हैं। जैसे अब कोरोना रोग फैला हुआ है तो वह एक संचारी रोग है, तो उसमें भी संचार है। तो संचार जीव निर्जीव सभी के लिए संचार का जो यहाँ पे बात करते हैं, संचार का अर्थ ही होता है आगे बढ़ते रहना, सक्रिय रहना। शरीर में भोजन भी आगे बढ़ता रहता है, तभी तो हम लोग का भोजन आगे साधारणीकरण हो के टूट के उसका बॉडी के सभी पार्ट्स में संचार होता है और हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं जो साधारणीकरण है। साधारणीकरण सहृदयों के बीच में होता है। जो सहृदय मतलब जिनका ज्ञान एक जैसा हो, जिनकी समझ एक जैसी हो, अनुभव एक जैसा हो। जैसे डॉक्टर से बात करेगा तो उनके बीच अच्छा संचार होगा, पायलट से बात करेगा तो उनके बीच अच्छा संचार होगा। पायलट बताएगा कि ये ब्लैक बॉक्स है, सिग्नल ऐसे आ रहा है, ट्रांसमीटर ये काम कर रहा है, तो पायलट ही समझ सकता है, पायलट ही समझ सकते हैं, उनके बीच में संचार अच्छा होगा, क्योंकि वह सहृदय हैं, उनका ज्ञान का स्तर एक जैसा है, समझ एक जैसी है। तो ये होता है साधारणीकरण, सहृदयों के बीच में होता है। जैसे कि जो भी लोग थोड़ा बहुत भी विज्ञान पढ़े होंगे, उन्होंने आइंस्टीन का नाम सुना होगा। आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी, E = mc²,
और यह थ्योरी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी उनके लिए। इसके लिए आइंस्टीन को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। लेकिन क्या आपको पता है कि E=mc² का अर्थ क्या होता है? नहीं पता होगा। जो बच्चे MSc BSc या उस क्षेत्र में PhD साइंस से कर रहे होंगे उनको पता होगा, कुछ लोगों को, सबको वो भी नहीं पता होगा। उसका यही अर्थ है E=mc² की जो पृथ्वी है और जो अंतरिक्ष है उनमें समय की गति भिन्न भिन्न होती है। तो उन्होंने समझाने का प्रयास किया आइंस्टीन ने। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो वैज्ञानिक हमारे भारत के हुए, उन्होंने इसको बहुत सरल माध्यम से बहुत पहले ही समझा दिया था। आपने एक कहानी सुनी होगी कि धरती पे एक राजा रहते थे, उनका नाम था मुचुकुंद। तो एक बार स्वर्ग में देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध छिड़ गया। देवता पर दानव हावी होने लगे। तो देवताओं ने मुचुकुंद से सहायता मांगी। मुचुकुंद गए स्वर्ग में, देवताओं की ओर से उन्होंने युद्ध लड़ा। लड़ते लड़ते उनको 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बाद देवताओं की विजय होती है। फिर मुचुकुंद कहते हैं देवराज इंद्र से कि अब मुझे धरती पर जाने की अनुमति दीजिए, मुझे अपनी प्रजा के बीच में, अपने परिवार के बीच में जाना है। तो देवराज इंद्र कहते हैं कि अब जाके पृथ्वी पर आप क्या करेंगे, अब वहाँ आपका कोई भी नहीं है। तो देवराज उनको समझाते हैं कि जहाँ यहाँ स्वर्ग लोक में 1 वर्ष बीता है, पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष बीत गए हैं, अब आपका नाम लेने वाला भी पृथ्वी पर कोई नहीं बचा है। तो यह समझाया गया था, लेकिन लोग इसको धीरे धीरे कहानी समझने लगे। फिर आइंस्टीन ने इसको बताया कि ये ऐसा है, तो लोग अब उसको समझ रहे हैं। तो इसी तरह जो पश्चिम के जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने भारत के पुराणों से, उपनिषदों से, वेदों से ही लेके वो गए हैं। वो अलग विषय, उसमें फिर कभी बात करेंगे, लेकिन लेके वो यहीं से गए। अब आ जाते हैं कि जो कम्युनिकेशन है, संचार है, उसकी परिभाषा क्या है। आप यदि नेट पे सर्च करेंगे तो आपको कई सारी परिभाषाएं मिल जाएंगी। हम एक परिभाषा की बात कर रहे हैं। यदि आपको नहीं मिलता तो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के, और हम आपको लिंक शेयर कर देंगे उसकी परिभाषा। तो एक परिभाषा है एस्ले मोंटेगू और फ्लैड मैटसन की, अंग्रेजी में, कि कम्युनिकेशन इज़ द नेम वी गैव टू द काउंटलेस वेज दैट ह्यूमंस हैव ऑफ कीपिंग इन टच। कि कम्युनिकेशन उन अनगिनत माध्यमों का नाम है जो मनुष्य संपर्क में रहने के लिए, आपस में टच में रहने के लिए उपयोग में लाते हैं। नॉट जस्ट वर्ड्स एंड म्यूजिक, ना केवल शब्द या संगीत, पिक्चर्स एंड प्रिंट, चित्र, नोट्स एंड बैग्स, सर का हिलाना, पोस्चर्स एंड प्लमेजेस। पोस्चर मतलब होता है कि पोस्चर, अब कोई ऐसे पोस्चर करके खड़ा है, कोई ऐसे खड़ा है, कोई ऐसे खड़ा है, तो हर एक पोस्चर का अलग अलग मतलब निकलता है। टू एवरी मूव दैट कैचेस समवन्स आई, हर वो गतिविधि जो किसी का ध्यान खींचती है, जो किसी की आंखों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। एंड एवरी साउंड दैट रेजोनेट्स अपॉन अनदर्स ईयर, और हर वो ध्वनि जो किसी के कानों तक पहुंचती है। तो देखा आपने यहाँ पे काउंटलेस वेज की बात की जा रही है कि अनंत तरीके हो सकते हैं। पृथ्वी पर जितने भी तत्व हैं, सृष्टि में जितने भी तत्व हैं, सभी कम्युनिकेट करते हैं। यह अंतहीन है। अभी आप सुन रहे होंगे, धीरे धीरे मैं थोड़ा चुप हो जाता हूँ। तो ये जो कीड़े बोल रहे हैं, जो रात को बोलते हैं, यह भी कम्युनिकेट करें, या यह नहीं बता रहे कि रात हो गई, लेकिन हमको उतनी समझ है, हम जान रहे हैं इनके बोलने से कि रात हो रही है। और जिसको और समझ होगी वो और समझ सकते हैं इससे। भारत में लोग मोर के नाचने से बता देते हैं कि बरसात होने वाली है, या फिर मेढक के टरटराने से बता देते हैं। तो ये काउंटलेस हो सकते हैं। जैसे कि टाइम, जैसे कि समय है, समय भी कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा माध्यम है। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन में हम लोग देखते हैं कि 1971 में इंदिरा गांधी अमेरिका गई थी, वहाँ के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से मिलने। तो रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा गांधी जी को 45 मिनट तक प्रतीक्षा करवाई मिलने के लिए। तो उसने कुछ नहीं बोला कि हम आपका सम्मान नहीं करते, हम आपको भाव नहीं देते, लेकिन उसने जो 45 मिनट प्रतीक्षा करवाई, उससे वह एक तरह से अपमान था। किसी को आप प्रतीक्षा करवाइए इतनी देर, तो वो उसका आप अपमान कर रहे हैं। बोलिए भले कुछ ना, ले तो समय भी कम्युनिकेट करता है। अब देखिए, अब स्थिति भारत की क्या है कि अब प्रधानमंत्री जाते हैं तो ट्रंप जो है हवाई अड्डे पे ही पहुंच जाते हैं, वहीं रिसीव करने आ जाते हैं। तो अब भारत की स्थिति बदल गई है। तो इससे समझ में आता है कि टाइम हर एक चीज़, मतलब टाइम तो एक उदाहरण दे रहे हैं कि टाइम कैसे कम्युनिकेशन का माध्यम हो सकता है। जैसे यदि घर पे ही आप लीजिए,
आप किसी मित्र के यहाँ जाते हैं, अपने मित्र के यहाँ दोपहर को, उससे बोलते हैं कि 8 बजे रात को मेरी ट्रेन है, 7:30 बजे निकल जाऊंगा, भोजन बनवा देना, भोजन करके जाऊंगा। वह अपनी पत्नी से बोलता है आपका मित्र कि भोजन बना दो, तो उसकी पत्नी 7:15 बजे 7:15 पे सब्ज़ी काटना शुरू करती है और 7:30 बजे सब्ज़ी छौंकती है। तो उसने आपसे कुछ नहीं कहा कि हम आपको भोजन नहीं करवाना चाहते, लेकिन उसने कह दिया, बिना कह दिया कि हम आपको भोजन नहीं करवाना चाहते। तो टाइम का ये महत्व होता है, टाइम से भी ऐसे कम्युनिकेशन होता है। अभी जब राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था तो योगी आदित्यनाथ जी बोले, फिर मोहन भागवत जी बोले, फिर मोदी जी बोले। तो इसका मतलब कि मोदी जी सबसे महत्वपूर्ण हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है वो सबसे अंतिम में बोलता है। तो यह भी समय कि कौन कितने बात बोल रहा है, तो ये समय यहाँ भी कम्युनिकेशन है। उसी तरह रंगों से भी कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि शादी होती है तो दुल्हन लाल रंग का साड़ी पहनती है, किसी की मृत्यु पे हिंदू लोग श्वेत वस्त्र पहनते हैं, संन्यास लेते हैं तो भगवा पहनते हैं। तो रंगों के माध्यम से भी कम्युनिकेट होता है। तो कुछ भी, हर एक माध्यम, हर एक चीज़, सूर्य का निकलना कम्युनिकेशन है, बरसात का होना कम्युनिकेशन है, बरसात का ना होना भी कम्युनिकेशन है, हवा का चलना कम्युनिकेशन है। अब आते हैं कम्युनिकेशन के महत्व पे, संचार के महत्व पे। संचार का महत्व क्या है? जैसे जीवन के लिए भोजन, जल, वायु आवश्यक है, वैसे ही संचार भी आवश्यक है। आप यह भी कह सकते हैं कि संचार भोजन, जल, वायु से भी अधिक आवश्यक है। उत्तर भारत में जब बच्चे आपस में गुस्सा हो जाते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, तो एक दूसरे से कट्टी कर लेते हैं कि हम तुमसे अब नहीं बोलेंगे, तुमसे संचार नहीं करेंगे। तो वो उनका एक मतलब उनसे बात न करना, उनसे संचार न करना ही उनका दंड है। उसी तरह जब कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। जेल में क्या, उसको कोई सुविधा नहीं रहती है, भोजन दिया जाता है, स्वास्थ्य सुविधा उसकी रहती है। क्या छीना जाता है उससे? छीना यही जाता है कि उसको जो संचार करने की क्षमता है, जो संचार करने का, वो सीमित कर दिया जाता है, लिमिटेड कर दिया जाता है। उसी तरह कोई बहुत बड़ा अपराधी है तो उसको अंडा सेल में डाल दिया जाता है। अंडा सेल छोटा सा कमरा अंडा टाइप का रहेगा, उसमें ना दिन का पता लगेगा ना रात का पता लगेगा, बस भोजन दे दिया जाएगा। तो मनुष्य मतलब दिन का भी पता नहीं चल रहा है, सूरज भी नहीं निकल रहा है। तो ऐसे ही वीर सावरकर जी को इस तरह की सज़ा दी जाती थी, बड़े बड़े जो हम लोग के स्वतंत्रता सेनानी होते थे। तो इसी तरह अपराधी, बड़े अपराधियों को जेल में डालते हैं कि न दिन का पता चल रहा है, ना रात का पता चल रहा है, ना यह पता चल रहा है कि कोई हमसे घृणा कर रहा है कि प्यार कर रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो मनुष्य वैसे ही मर जाएगा। तो संचार का ये महत्व है। मधुमक्खियाँ नृत्य करके बताती हैं, डांस करके बताती हैं कि किस दिशा में मधु मिलेगा, कितनी दूरी पर मिलेगा। और यदि वह नहीं बताए तो मधुमक्खियाँ चारों दिशा में ऐसे भटकती रहें और भटकती भटकती थक के मर जाएं। तो यह संचार का महत्व है। अब जैसे कोरोना फैला हुआ है तो कोरोना की क्या दवा नहीं है, कोरोना की कोई जड़ी बूटी नहीं। हो सकता है कोई जड़ी बूटी हो हमारे आसपास ही हो, लेकिन हमको पता नहीं है, संचार नहीं है, समझ नहीं है, तो इसलिए लाखों लोग कोरोना से मर रहे हैं। तो संचार का महत्व एक बहुत अच्छा उदाहरण है संचार को समझने के लिए। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जो मित्र देश थे, अमेरिका, ब्रिटेन, ये लोग जो थे, इन्होंने लगभग सभी पे नियंत्रण पा लिया था, लेकिन जापान अभी भी अड़ा हुआ था। तो इन्होंने जापान को एक अल्टीमेटम भेजा कि आप सरेंडर कर दीजिए। और अल्टीमेटम में यह भी लिखा था कि सरेंडर नहीं करोगे, कोई भी नकारात्मक बात करोगे तो हम तबाही मचा देंगे। तो ये जो भेजा गया था सरेंडर करने के लिए अल्टीमेटम, उसी विषय को लेकर टोक्यो, जापान की राजधानी में कुछ रिपोर्टर जापान के प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि आपका इस पर क्या कहना है। तो जापान ने उस समय मन नहीं बनाया था कि सरेंडर करना है कि नहीं करना है। तो जैसे भारत में जो राजनेता लोग अक्सर कहते हैं कि नो कमेंट्स, तो जापानी भाषा में उन्होंने बोला मोकासात्सु, मतलब नो कमेंट्स। लेकिन इसका जो ट्रांसलेशन हुआ अमेरिका में, उधर इन लोगों ने ट्रांसलेट किया कि नॉट वर्दी ऑफ कमेंट्स, कि कमेंट के लायक नहीं है। और उसके 10 दिन के अंदर ही जापान पे मोटा आदमी और छोटा लड़का नाम के 2 परमाणु बम गिराए जाते हैं 10 दिन के अंदर ही, और जापान में लाखों लोग मारे जाते हैं। तो यह कम्युनिकेशन का महत्व है। यह कम्युनिकेशन ठीक से ना हो तो इतनी बड़ी तबाही हो सकती है। आज विश्व भर में जो आतंकवाद है वह भी कम्युनिकेशन के कारण ही है, संचार के कारण ही है। यदि आपको कहा जा रहा है कि क़यामत का दिन आएगा तो सभी लोग जीवित हो जाएंगे,
कोई मरेगा नहीं। यदि आप गैर मुस्लिम को मारते हैं तो आपको 72 हूरें मिलेंगी जन्नत में, और क़यामत के दिन सभी लोग जीवित भी हो जाएंगे, तो और मारने से 72 हूरें मिलेंगे, तो लोग आतंकवादी क्यों नहीं बनेंगे, है ना। और जितने भी काफिर हैं, जितने भी गैर मुस्लिम हैं, वह सब वाजिब कत्ल है, उनको मार देना चाहिए। तो कम्युनिकेट करके बच्चों में ऐसा डाला जा रहा है, क्या बच्चे जो मुसलमानों के बच्चे वो जन्म से ही आतंकवादी पैदा होते हैं? क्या नहीं होते हैं, लेकिन वो संचार है कुरान के माध्यम से। कुरान पे प्रतिबंध लग जाए, कुरान कोई न पढ़े तो आतंकवाद की समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी। अब जैसे हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म में क्या बताते हैं कि आपका जो जन्म है यही नहीं है, आप जो भी कर्म करेंगे तो पुनर्जन्म होगा। तो यहाँ पे आपके जो बच जाएंगे, पुनर्जन्म में भी आपको झेलना पड़ेगा। जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने पता नहीं कितने जन्म पहले एक सांप को फेंक दिया था, जो कांटों पे सांप गया था, तो उसके जन्म का उनको फल भोगना पड़ा और बाड़ों की सैया पे उनको लेटना पड़ा। तो जिसको यह ज्ञान हो जाए कि वो जो भी कर्म करेगा उसको फल मिलेगा ही, कर्म फल उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और हम देखते भी अपने जीवन में जैसा कर्म करते हैं वैसा फल रहता है। ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि समझने के बात नहीं, बहुत वैज्ञानिक बात है, आप भी अनुभव कर सकते हैं। उसके बारे में फिर कभी वीडियो बनाएंगे। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि हिंदू आतंकवादी नहीं बनते हैं। पूरी दुनिया में जितना भी आतंकवाद है लगभग मुसलमान ही हैं। मुसलमानों में जो शिया, सुन्नी और वहाबी होते हैं, तो वहाबी क्या करते हैं, जब उनके यहाँ ईद बकरीद होती है, जब उनका वहाँ कोई त्यौहार होता है, तो जब बकरे को काटते हैं तो परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी को बुलाया जाता है और सभी को दिखाया जाता है। उसमें छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको दिखाया जाता है। तो मेरा एक मित्र है और मित्र के मित्र द्वारा एक मित्र है जो वहाबी हैं, तो बताता है कि वो छोटे बच्चे से जो वहाबी है उससे पूछते हैं कि बकरे को जब काटते हैं तो तुमको दया भाव नहीं आता? खाते तो ठीक है सब लोग हैं, एक लड़की है छोटी सी, तो उससे पूछते हैं कि तुमको दया नहीं लगता बकरे पे? तो कहते नहीं लगता है। अब बचपन से वही देखा जा रहा है, संचार के माध्यम से उनके मन मस्तिष्क में वही भर दिया जा रहा है, तो क्यों उनको दया भाव आएगा? उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है ना। तो संचार का इतना महत्व है। तो आप देखते रहिए प्यारा भारत, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखते रहिए प्यारा भारत। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कम्युनिकेशन के 2 प्रकार, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद बताएंगे कि क्या मास कम्युनिकेशन क्या होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आप देखते रहिए प्यारा भारत।